हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 2024 में जो आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी के आधार पर आपको पूछे जाएंगे। अब यही नहीं कि यही पूछे जाएंगे, लेकिन इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ तक कि ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग सेकेंडरी एग्जाम स्कूल एग्जामिनेशन 2024 है और गणित का है, ठीक ना। और यहाँ पर आप लोग के 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी को हल करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ठीक ना। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF एक है, ठीक। कि सहअभाज्य संख्या वैसे को कहते हैं, उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या जिसका HCF कितना है, HCF करने पर एक आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। कोई भी दो संख्या हो सकता है, 8 और 25, ये दोनों का HCF निकालिएगा तो HCF कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। वैसी संख्या जिसका HCF एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। कि जिसका HCF करने पर एक आए, उसे सहअभाज्य संख्या। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नांकित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नांकित में से बोल रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका जो एक या एक से कटे या स्वयं से कटे, जो एक से कटे या स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो इसका इसमें ऑप्शन में कौन होगा, अभाज्य संख्या 13, ठीक है। 27 जो है 3 के पहाड़ा से भी कट सकता है, 9 के पहाड़ा से भी कट सकता है, 27 के भी पहाड़ा से कट सकता है, ठीक। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ना 35 होगा, 56 नहीं होगा, कौन होगा, 13 होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नांकित में से कौन अपरिमेय संख्या था। अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं √17 ही क्या होगा, अपरिमेय। 100 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 10, 4 का 2 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और 25 के 5 हो जाएगा, 5 4 9 यहाँ हो जाएगा। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा, √17, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। 2 का घातांक पूछा है ना, तो पहले हम क्या करेंगे कि 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस तरह से 144 को गुणनखंड करेंगे तो 2 के पहाड़ा से ले जाते हैं तो 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 से इसको ले जाते हैं 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18। लेकिन हमको इसमें पूछा है 2 का घातांक, ठीक है। ये भी अभी और टूटेगा, 3 3 9, 2 कितना आ गया, 2 कितना आ गया, देखिए तो 2 आ गया, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो 2 क्या है, आधार है, बेस है। घातांक कितना है, पावर कितना है, इस पर 4 है। तो 2 का घातांक कौन होगा, 4 होगा। 2 का घातांक कितना होगा, 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखिए कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 91 आता है, 13 के पहाड़ा में भी आता है, 7 के पहाड़ा में भी आता है, 13 7 91, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहेंगे किसे, जो एक से भागा लगे, चाहे खुद अपने आप से भागा लगे। जो एक से भाग लगे या स्वयं से भागा लगे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो 13 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए 213 है, इसको जोड़ के पहले देखते, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 आ रहा है जोड़ने पर, मतलब कि 6 3 से भागा लगता है ना, तो ये भी 3 से काल हो जाएगा, भागा लग जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए 5 1 6, ये भी 6 आ जा रहा है, 3 से भागा लग जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन होगा, √41 हो जाएगा। कौन होगा जी, √41, ठीक है।
कौन होगा, √41। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में है, जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नांकित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत अशांत कब होगा, जिसका q का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं आए। इसका कहने का मतलब है कि अगर नीचे वाला बाटा वाला का गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, बाटा वाला को गुणनखंड करेंगे। देखिए शांत के पहले नियम जानिए कि शांत कब होता है। तो q को गुणनखंड करते हैं, p बटा q होता है ना परिमेय संख्या, तो नीचे वाले को q कहते हैं। तो q का गुणनखंड करेंगे, अगर खाली 2 आ जाए तब वो शांत कहेंगे, 2 आए तब फिर भी शांत है। केवल गुणनखंड करने पर 5 आ जाए फिर भी शांत होगा, 5 आ जाए फिर भी शांत है, और 2 और 5 दोनों आ जाए फिर भी शांत होगा। ठीक है, अगर 2 आ जाए फिर भी शांत होगा, 5 आए फिर भी शांत, 2 और 5 आए फिर भी शांत। अगर इसके अलावा अगर कोई भी और दूसरी संख्या आ रहा है तो देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाता है पूरी पूरी तरह और 2 और 5 केवल बचता है तो शांत होगा। चलिए 50 को देखिए गुणनखंड करके, 50 में 2 से ले जाएंगे 25 और 25 को फिर 5 से ले जाएंगे 5। 2 और 5 के अलावा कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अशांत। देखिए इसमें 1600 को गुणनखंड करिएगा तो 2 और 5 आएगा, तो ये भी शांत है। 625 का गुणनखंड कीजिएगा तो केवल 5 के रूप में आएगा, तो ये भी क्या है, शांत है। तो अशांत कौन मिल गया यहाँ पर, देखिए तो अशांत कौन है, अशांत 243 है। अशांत कौन है, 243। 243 3 के पहाड़ा से जाएगा, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। रेकरिंग वाला क्वेश्चन का आसान तरीका हम बताए थे। रेकरिंग वाला क्वेश्चन 0.7 पर रेकरिंग है, ठीक, कि 0.7 पर रेकरिंग है। इसे बोल रहा है कि कितना होगा p बटा q के रूप में। तो देखिए समझिएगा, जिस पर जितना पहले अंक रहता है ना उतना अंक लिख देते हैं, पूरा अंक। जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा देते हैं। किस पर रेकरिंग नहीं है, 0 पर ना, तो 0 घटा देंगे, 0 का करेंगे, घटा देंगे। अब जय गो पर रेकरिंग, अगर एगो पर रेकरिंग है, एगो पर ऊपर रेकरिंग है तो एगो 9, 2 गो पर रहेगा तो 2 गो 9, 3 गो पर रहेगा 3 गो 9, एगो एगो पर रेकरिंग है, केवल 7 पर है तो एगो 9। 7 में से 0 घटेगा तो 7 बटा में 9। समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, 7 बटा 9। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि 2, 10, 20 के लसा और मसा के अनुपात ज्ञात करें। पहले का बोला है लसा न, लसा लघुत्तम बोला है कितना कितना के, 2 का बोला है, 10 का बोला है और 20 का बोला है लघुत्तम। और फिर का बोला है कि मसा कितना का, इतना ही के, मसा कितना, 2, 10, 20। ठीक, 2, 10, 20, 2, 10, 20, इसका महत्तम पूछा है। तो लघुत्तम निकालेंगे 2 के, 10 के, 20 के, ऐसे निकालने आता है ना, 2 के, 10 के, 20 के लघुत्तम निकालेंगे। 2 से एक बार में, 5 बार में, 10 बार में, 5 से ले जाएंगे 1, 1 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा लघुत्तम, 5 2 पचे 10, 10 दूनी के 20, तो लघुत्तम आ गया 20। अब महत्तम देखिए, 2 के पहाड़ा से 10 चल जाएगा 5 बार में, ठीक है। और फिर 2 जब 10 कट गया तो फिर 2 से ले जाएंगे कितना में, 20 में ले जाएंगे, तो 2 दहिया 20, तो यानी कि मौसा कौन कहलाता है, मौसा यही कहलाता है। तो मौसा कितना आ गया, 2। इसका बोला है अनुपात कितना होगा, तो 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहिया 20, 10 अनुपात 1, बटा का मतलब अनुपात। इसका ऑप्शन नंबर का होगा, बी होगा, 10 अनुपात 1। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अभाज्य गुणनखंड बोला है ना, तो गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करिए, 96 के हम तोड़ देंगे इसे, 2 के पहाड़ा से
4 बार में, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 अठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 बार में, 2 कितना आ गया बताइए तो, 2 कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 2 का एगो आ गया 5 गो, और 3 कितना है 1, तो 2 के पावर 5 और 1 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन होगा, 2 के पावर 5 और 1 3, इसका ऑप्शन नंबर का होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब बताइए रेकरिंग वाला, फिर उसी तरीका से बनाएंगे जैसे बनाए थे उसमें। ठीक है, का 0.3 पर रेकरिंग है, क्या करेंगे, जितना अंक दिया रहता है, जितना अंक दिया रहता है सबको लिखते हैं। तो 0.3 का मतलब 3, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा देते हैं, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, 3 बटा में 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बटा में 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें बताना है कि क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो परिमेय है कि अपरिमेय, 7 प्लस 3 रूट 2 है ना, तो इसमें 7 तब परिमेय है और 3 परिमेय है, लेकिन रूट 2 का होता है, रूट 2 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग का होगा, अपरिमेय ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, इसका आंसर का होगा अपरिमेय। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 0 से लेके 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक ना बोला है, 0 से लेके कहाँ तक, 50 तक। विषम संख्या कय गो है, तब विषम संख्या कय गो होगा, सम कय गो होगा बताइए तो, 0 से 50 में सम संख्या कय गो, तो सम कहिएगा 25 गो होगा। अब विषम भी कितना होगा, जितना सम उतना ही विषम, जितना सम संख्या उतना ही विषम संख्या, तबे ना दोनों 25 और 25 50, सम भी 25 गो होगा और विषम संख्या भी का होगा 25 गो होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, देखिए बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, सम संख्या। इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं कि सम संख्या कैसे जानेंगे कौन सम संख्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए एक यहाँ ऑप्शन है, इसमें भी 2 है तो कहेंगे सम संख्या, 2m है भी सम संख्या। अब मान लेते हैं कि m कोई पूर्णांक है, क्या बोला है, किसी पूर्णांक m के लिए ना, तब पूर्णांक पहले, इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पूर्णांक होता क्या है। तब पूर्णांक कहते किसे हैं, तब वैसी कोई संख्या जो माइनस में भी हो, ठीक ना, जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, जीरो भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो उसे हम क्या कहेंगे, किसी पूर्णांक, अभी धनात्मक ऋणात्मक नहीं बोला है, कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। मान लेते हैं हम एक से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, डॉट डॉट, चाहे माइनस में भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। सम संख्या कौन होगा, यही ना बोला है कि सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अगर इसमें हम रखते हैं m के मान 1 और प्लस में दिया है 2, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो का सम संख्या आया। लेकिन 2 रखेंगे तो सम संख्या आएगा, 3 रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, सम संख्या नहीं आएगा। तो मतलब हर कंडीशन में आप कुछ भी मान रखिए, आएगा तो सम आना चाहिए। तो ये नहीं ना हो सकता है, ये होगा जी, नहीं होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 4 होगा तो सम होगा, 3 रखेंगे तो फिर भी सम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब इसमें रखिए, अगर हम एक m का मान 1 रख रहे हैं, m का मान कितना रख रहे हैं 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1, 2 और 1 3, ऐसी 3 हो जा रहा है, तो ये सम संख्या नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा, 2 अगर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, अगर m के मान 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, फिर 2 है, m है, m के मान 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, कुछ भी रखिए, कुछ भी दुनिया के कोई भी नंबर रख दीजिए, जब 2 से मल्टीप्लाई है तो यही का होगा, आपका सम संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि सम संख्या
अगर यहाँ पर m कोई पूर्णांक है तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या रखते हैं तो क्या होगा, सम संख्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक, समझ में आ गया, तुम लोग क्या रहे समझ में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौस गुणा, ये गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, ए बी का लौसक क्या होता है, तो ए बी का मौस और लौसक, मौसक गुणे लौसक क्या होता है, दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यही ना कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लौसक गुणे मौसक चाहे मौसक गुणे लौसक। तो दो गो संख्या एकरा में का है, दो गो पूर्णांक क्या है, ए और बी है, तो ए गुणे बी के बराबर होगा, यही ना, दो संख्या का गुणनफल, तो दो गो संख्या ए और बी है, तो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कि 2.13 एक एक तीन हो गया, एक एक तीन हो गया, मतलब कि अपरिमित रूप से बढ़ता जा रहा है, अपरिमित रूप से एक की संख्या का होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब आपको कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं, कौन परिमेय संख्या होता है, कौन अपरिमेय संख्या, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में जैसे 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, ठीक है, 22/7 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। और भी अगर 0.45 लिख दिए तो इसको भी दशमलव हटा के हम बटा में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। रेकरिंग वाला कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या रेकरिंग वाला हो, वो परिमेय होता है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। चाहे अगर हम 5.3333 डॉट डॉट दे दिए तो केवल 3 ही ना बढ़ रहा है लगातार रूप से, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिससे में पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, पाई बटा 2 हो गया। अब इस तरह से पूछता है, ऐसा कोई वर्गमूल जिस, ऐसा कोई रूट में जो जिसका वर्गमूल ना नहीं निकले, 2√2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय। ठीक है, अब कितना के कंफ्यूजन रहेगा कि पाई के कह रहे हैं अपरिमेय, 22/7 हो गया परिमेय। देखिए पाई का मान होता है 3.14 डॉट डॉट अनंत रूप से बढ़ता जाता है। ठीक है, 22/7 परिमेय संख्या के रूप में इसलिए है क्योंकि यह p बटा q के रूप में है, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। और जैसे ऐसे रहेगा 1.12 112 1112, इस तरह से बढ़ते जाएगा अपरिमित रूप से, तो ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक, एक शून्यक, रैखिक के एक, द्विघात के, द्विघात में कितने शून्यक, दो, कौन कौन, अल्फा और बीटा, त्रिघात में तीन, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये सब याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि 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 अल्फा बीटा द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया है, बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो ए का मान देखिए कितना होगा, एक होगा। काहे एक होगा कि क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के आगे का अंक, बी के मान -3 और सी का मान 5 हो जाएगा। क्या बोला है हमसे ज्ञात करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, बी का मान कितना है, -3 और ए का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 और बटा में 1 मतलब 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 2x² -3x-5 का एक शून्यक है, इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करिए। ठीक ना, गुणनखंड करके दो गो शून्यक आएगा ना, तो एगो देख लीजिएगा कि कौन शून्यक आ रहा है,
नहीं तो दूसरा का तरीका ये है कि मान बैठा के देखिए, अगर इसमें एक बैठाइए, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक बैठा के देखिए, अगर ये पूरा जीरो हो गया, शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो, तो वही शून्य होगा। मान लेते हैं हम यहाँ 2 और एक्स के मान एक बैठा रहे हैं, तो एक के स्क्वायर, एक्स के मान एक बैठा रहे तो एक के स्क्वायर में 3 गुणे 1 और -5, 2 एक एकम 1 और -3 एकम 3 -5, 2 -5 3 8, ये एक से नहीं आएगा जीरो, ठीक ना, एक से जीरो नहीं आएगा। अब कितना बैठा के देखेंगे, अब बैठा के देखेंगे -1, तो 2 गुणे -1 के स्क्वायर और फिर -3 और एक्स के मान बैठाना है -1 और फिर है -5, तो 2 -1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, -5, 3 और 2 एकम 2 और +3 और -5, 3 और 2 5 -5, कट के कितना आ गया, जीरो, मतलब जीरो आ गया, तो यही का होगा, शून्यक होगा, यही का होगा आपका शून्यक हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो आप गुणनखंड करिए, ठीक है, सीधा आप गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक दिया है 5 और -3, तो का कह रहा है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। शून्यक दिया है, न कि शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, का दिया है, शून्यक, शून्यक का मतलब अल्फा के मान और का के बीटा के मान, अल्फा के मान कितना 5 और बीटा के मान कितना -3, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के माइनस, अल्फा के मान है कितना 5, बीटा के मान कितना है -3, यहाँ माइनस ही लिख देते हैं -3 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा है, अल्फा के मान कितना है 5 इंटू बीटा के मान कितना -3, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 घटेगा तो 5 में से 3 गया तो 2 एक्स प्लस माइनस -5 × 3 = 15, यही का होगा आपका आंसर। अब ऑप्शन में मिलाइए, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन कौन होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं, जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना, अगला क्वेश्चन में है कि वाई स्क्वायर -6y + 8 का घात है, वाई स्क्वायर -6y + 8 का घात है, तो इस घात किसी बहुपद का घात किसे कहते हैं, बहुपद के घात किसे कहते हैं, तो बहुपद के अधिकतम पावर को बहुपद का घात कहते हैं, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 ना, सबसे ज्यादा पावर कितना है 2, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर -11 के शून्यक ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर -11 के का ज्ञात करना है, शून्य, कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है, बराबर जीरो कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -11 बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो प्लस में, स्क्वायर हटता है तो का में, रूट में, लेकिन रूट के बाहर का के चिन्ह, प्लस और माइनस दोनों के, मतलब कि एगो 11 प्लस में आ जाएगा और एगो माइनस रूट में 11 हो जाएगा, ठीक ना, एगो प्लस में √11 एगो माइनस में √11, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, देख सकते हैं ऑप्शन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि शून्यक का योग ज्ञात कीजिए, का ज्ञात करना है, शून्यक का योग, तो वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो का है, एक है, बी का ए का मान 1, बी का मान 3, सी के मान 2, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a माइनस बी के मान 3 और ए का मान 1, 1 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा -3, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 दे दिया है। देखिए जी, भी यही क्वेश्चन है, ठीक ना, इस 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है। तब बोल रहा है कि के का मान क्या होगा, ठीक। एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस के एक्स दिया है, अब प्लस में क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक ना। और शून्यकों का योग कितना दे दिया है, 6। तो पहले ये बताइए कि ए के मान कितना, ए के मान 1, बी के मान माइनस के, सी का मान 8 हो जाएगा। अब का दिया का है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बराबर कितना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला याद है ना, माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी बटे ए बराबर में 6, माइनस अब बी के मान है कितना, माइनस में के, ए के मान 1 बराबर में 6, माइनस माइनस के अब बाटा में 1 बराबर 6, तो के बराबर 6 एकम 6, तो शून्य के का मान कितना आ जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मूलों के गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो अब बताइए कि ए के मान यहाँ कितना हो जाएगा, बी के मान -4, सी के मान 1, मूलों के गुणनफल माने अल्फा इंटू सी बटे ए, सी के मान 1, ए का मान 4, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन होगा, सी, 1/4। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, अभी तुरंत बताए थे, इसके जस्ट पीछे थोड़ा सा बताए थे कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, अल्फा और बीटा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, मूलों का योग कहे चाहे शून्यकों का योग कहे, दोनों एक ही होता है, ठीक ना। मूलों का योग कहे चाहे शून्यकों का योग, ए के मान कितना 1, बी का मान -4, सी का मान 1, जिसमें एक्स स्क्वायर लगा रहा है ए का मान एक्स लगा हो आगे का गुणांक बी, और जिसमें एक्स नहीं लगा हो सी। का बोला है मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे माइनस बी का मान -4, पहले माइनस बी का मान -4 ए का मान 1, माइनस माइनस 4/1 मतलब 4, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं की पहचान पता है ना, बहुपद नहीं कब कहेंगे, अगर कोई रूट में आ जाए बहुपद, अगर x है तो x रूट में, y है तो y रूट में, कोई भी चर राशि रूट में नहीं आना चाहिए। अगर रूट में आए तो बहुपद नहीं है। x के पावर बटा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, रहे तो बहुपद नहीं है। x के पावर माइनस नहीं रहना चाहिए, अगर माइनस है तो बहुपद नहीं है। x के एक मतलब x बटा में कोई चर राशि बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में है तो बहुपद नहीं है। अगर कोई चर राशि है, ठीक है, रूटों में है बटों में है तब वो बहुपद नहीं है, ठीक ना। अगर x के पावर कोई रूट है, कोई रूट 2 लिखा गया तो ये भी बहुपद नहीं है। मतलब बहुपद नहीं के बहुत सारा पहचान है। 7 है ना बहुपद, 7 x के पावर 0 लिख सकते हैं, बहुपद हो सकता है। तो ये बहुपद है। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ये क्या है, अचर राशि कोई रूट में है, तो अचर राशि से मतलब नहीं है, कोई चर राशि नहीं रहना चाहिए। चर राशि किसे कहेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यही सब चर राशि। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए, रूट में क्या है, एक्स है, तो यही का होगा बहुपद नहीं। का पूछा था कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं कौन होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है फंक्शन एक्स, इसको पढ़ते हैं, फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा बहुपद इतना का मूल हो तो 1/अल्फा और जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ए के मान बताइए तो का कितना होगा, 1,
अब बी का मान एक होगा, सी का मान एक। क्या बोला है, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान। तो 1/अल्फा 1/बीटा बराबर होता है -b/c। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में दे दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, -b/c। ये 2 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में पूछता है। तो -b/c, देखिए माइनस बी का मान 1 और सी का मान 1, कितना हो जाएगा -1। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल 2 और -15 है, तो बहुपद क्या होगा। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 2। गुणनफल मतलब गुणा अल्फा इंटू बीटा कितना है -15। माइनस यहाँ है 15। तो क्या बोला है कि बहुपद है। कौन बहुपद, द्विघात ना। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला पहले से पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x हो जाएगा, अब प्लस माइनस -15। ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आप अब पहचान अपना से कीजिए कि कौन बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए तो ये बहुपद है या नहीं। तो ये देखिए 2/3 है, 2 कितना है 3 है। एक्स तो बाटा में नहीं ना है, एक्स बाटा में है नहीं है, एक्स बाटा में नहीं है, ये बहुपद है। देखिए यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस √3, एक्स बाहर है, रूट में नहीं है एक्स, तो ये भी बहुपद है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर एक्स का में आ गया, चर राशि किस में आ गया, बटा में आ गया ना। अगर बटा में अगर कोई भी चर राशि हो तो बहुपद नहीं होता है। पूछा का है बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है कि इतना समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, तो क्या होगा, संपाती होगा कि समांतर होगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी कैसे पहचान करते हैं कि कौन सा होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये सब ऐसे करके देखते हैं। लेकिन यही नहीं करेंगे, ठीक ना। पहले हम क्या करते, क्या निकालते हैं, a1/a2 के मान निकालते हैं। तो a1 का मान कौन कहलाएगा, तो x के आगे का गुणांक, इसमें भी x के आगे का गुणांक, तो 6/3, 3 दूनी के 6, कितना आ गया 2। फिर क्या निकालेंगे, b1/b2, b1 का मान -2, b2 के मान -1, माइनस माइनस कट गया, कितना 2। अब अगर 2 गो बराबर आ गया तब तीसरा निकालेंगे, अगर नहीं आता तो तीसरा कोई जरूरी नहीं रहता है निकालना, ठीक ना। जब 2 गो बराबर आ जाए तो तीसरा जरूरी निकालिए। c1 बटा का निकालेंगे c2, c1 के मान 9 और c2 के मान 12, c1 का मान 9, c2 के मान 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बराबर है, लेकिन बराबर कौन नहीं है, 3/4 बराबर है जी, नहीं है। 2 किससे आया है, पहला a1/a2, फिर 2 किससे आया है, b1/b2, और नॉट इक्वल 3/4 किससे आया, 3/4 किससे आया है, c1/c2। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 नहीं है। तो जब a1/a2 और बराबर b1/b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल c1/c2 हो, तो इसके लिए होता है समांतर रेखा। का होता है समांतर रेखा, कोई हल नहीं इसका। अगर आएगा कि हल बताइए, तो इसका कोई हल नहीं, चाहे पूछेगा असंगत। देखिए इसका बहुत सारा है, या तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल में पूछेगा हल नहीं, ठीक ना, कोई हल नहीं, चाहे समांतर रेखा आएगा, ग्राफ में कैसा आएगा, समांतर रेखा आएगा,
चाहे फिर विरोधी दे देता है कि विरोधी, और फिर नहीं तो बोलेगा असंगत, ठीक ना, इतना चीज पूछता है। अगर इस तरह से आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, चारों में से कोई दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे जब एगो समीकरण दे दिया रहे। एगो समीकरण, दूगो नहीं है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, उसका एकदम अनगिनत हल होता है। उसका कितना हल होता है? अनगिनत। तो इसमें अनगिनत है, अनगिनत हल कहिए, अनंत हल कहिए, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल कहिए, नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। जब एगो समीकरण दिया रहे तो इनमें से कोई, मतलब अनगिनत हल, तो अनगिनत हल है ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण में चर के घात कितना होता है। तो रैखिक समीकरण जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 लिख दिए, तो चर कौन कौन है? x और y। तो घात कितना है? एक ना। तो रैखिक समीकरण में चर के घात कितना होता है? एक होता है। रैखिक समीकरण में चर के घात कितना होता है? एक होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसको बोला है ना कि आप हल कीजिए। क्या करना है? हल कीजिए। देखिए, हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान बैठाते हैं कोई एगो समीकरण में। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जिससे हल करेंगे, ठीक ना, ना कि सब्जेक्टिव बनाने में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि बहुत टाइम लगेगा। कोई एगो समीकरण को उतारते हैं, चाहे यही समीकरण उतारिए चाहे यही उतारिए, दोनों में से कोई एगो, ठीक। अब यहाँ जो मान दिया है ना, मान x के मान 2 और y के मान 3, ये जब बैठा के एकरा में देखेंगे, अगर 16 आ गया ना, जोन से मतलब अगर a के बैठा के देखेंगे तो अगर 16 आ जाए तो वही आंसर। तो x के मान कितना है? 2 है, तो x के मान 2 बैठा दिए। y के मान कितना है? 3 है, तो 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6, 10 6 16 आ जा रहा है ना ऑप्शन ए से, तो यही का होगा, सही होगा। अब उतना बनाने जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए से बैठा के देख लेंगे, ऑप्शन ए से पता चल जाएगा कि कौन सही होगा। अब दोनों समीकरण के हल करना कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण के बताए थे, रैखिक समीकरण के कितना घात होता है? एक। अभी तुरंत आया था इससे पहले क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो दो रैखिक समीकरण को आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो। जब प्रतिच्छेदी रेखा, आलेख, ग्राफ प्रतिच्छेद करे तब रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं। जब प्रतिच्छेदी रेखा हो तो केवल एक हल होता है, चाहे अद्वितीय हल होता है, दोनों में से कोई। अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा रहे तो कितने हल? एक हल। प्रतिच्छेदी रेखा रहे तो एक हल, और संपाती रेखा रहे, संपाती का मतलब एक ही रेखा पर बहुत सारा बिंदु, संपाती रहे तो अनेक हल, और लेकिन समांतर रेखा रहे तो कोई हल नहीं। समांतर रेखा रहे तो कोई हल नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है, आ गया कि एक समीकरण दिया 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर k, कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। तो k का मान क्या होगा? k के मान बताना है। तो कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं जब रहता है तो क्या लिखते हैं? अभी तुरंत बताए थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यही ना लिखते हैं कोई हल नहीं के लिए। A1 के मान बताइए कितना? 3। A2 के मान 6 बराबर B1 के मान -1 होगा, न कि y होगा। B1 के मान कितना होगा? -1। B2 के मान -2 नॉट इक्वल C1 के मान 5 और C2 के मान के। अब देखिए, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 है, लेकिन 5 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यही दोनों के बराबर कर देंगे, चाहे इसका भी बराबर कर देंगे। नॉट इक्वल करके ही बराबर करना है, ठीक ना। 1/2 नॉट इक्वल 5/k। आखिर यही का है कि क्योंकि इसमें के है। अब हमसे पूछा है के का मान ज्ञात करने के लिए, तो के से 1 में गुणा करेंगे तो के नॉट इक्वल 5 दूनी के 10, तो के नॉट इक्वल 10। ऑप्शन नंबर का होगा सी, ठीक ना। के बराबर नहीं होगा 10 के। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है
कि समीकरण युग्म इतना और इतना का हल क्या होंगे। तो हल अद्वितीय होगा कि अनंत होगा कि कोई हल नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1 बटा a2 करके क्या होगा। तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, 2 एकम 2 दूनी के 4, 1 बटा कितना आ गया 2। b1 बटा b2 करके देखते हैं, b1 बटा b2, b1 का मान 3, b2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। ये दोनों बराबर आ गया ना, तो C1 बटा C2 करेंगे, C1 बटा C2, C1 के मान 5, C2 के मान 15, 5 एकम 5, 5 यही 1 बटा 3। ये दोनों बराबर है, मतलब A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर है। तो जब A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर हो किसका, B1 बटा B2 के, बाकी बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, तो क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में अब यहाँ पर समीकरण ही दे दिया है, ठीक ना। समीकरण का दिया है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, यही होता है अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदी रेखा दोनों बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इतना का एक अद्वितीय हल हो तो किसका मान, के का मान बताना है। का के मान बताना है, के का मान। अद्वितीय हल के लिए अभी तुरंत बताए, क्या बताए, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। a1 के मान कितना 1, a2 के मान नॉट इक्वल b1 का मान -2, b2 के मान C1 अब C2 से मतलब नहीं होता है, अद्वितीय हल में C1 C2 से मतलब नहीं होता है। के कम नॉट इक्वल 3 दूनी के -6, ये नॉट इक्वल -6, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि विरोधी समीकरण, विरोधी वही असंगत विरोधी, चाहे समांतर रेखा चाहे कोई हल नहीं, विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, क्या होते हैं, एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, एक भी हल नहीं चाहे कोई हल नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म x x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और इतना बराबर 0 है, तो क्या होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं। x प्लस 3y है ना, इसको लिखना नहीं लिखना। आगे a1 बटा a2 करके देखते हैं, a1 के मान 1, a2 के मान 2, b1 बटा b2 करके देखते हैं, b1 के मान 3, b2 के मान -5। ये दोनों बराबर आ गया, बराबर आया है नहीं, कहाँ बराबर आया है, बराबर नहीं आया। तो जब बराबर नहीं आए, ठीक ना, बराबर नहीं आए, तो हम क्या कहते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा का होता है अविरोधी होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का होता है अविरोधी, प्रतिच्छेदी रेखा का होता है अविरोधी, संपाती रेखा होता है आश्रित, ये आंसर नहीं होगा। संपाती रेखा का होता है आश्रित और समांतर रेखा होता है विरोधी, ठीक ना। तो इसका आंसर कौन होगा, अविरोधी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना कि अनंत हल होंगे। अनंत हल चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल चाहे अनगिनत हल, हल सब एक बतिया होता है। तो अनंत हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर। अनंत हल के लिए तीनों बराबर, a1 के मान 1, a2 के मान 5, b1 के मान 2, b2 के मान, c1 के मान 3, c2 के मान 15। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, इधर हूँ 1/5 है, इधर हूँ 1/5 है, कहीं से बराबर कर देंगे तो के एकम तिरछा तिरछी गुड़ा के एकम के, चाहे के एकम के ऐसे भी, 5 दूनी के मान कितना 10, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं
कि अगला क्वेश्चन में है कि द्विघातीय समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा। जब मूलों की प्रकृति पूछे ना तो डी निकालते हैं। डी का मतलब विवेचक, विविक्तर। अब विवेचक निकाल के अब हिंदी में कौन होगा, ठीक ना। तो डी के मान अगर बड़ा, छोटा या बराबर का है, पहले हम बता देते हैं। अगर डी के मान बड़ा रहे जीरो से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 अनंत तक, तो वास्तविक होता है। मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है। और असमान, असमान का मतलब होता है अलग अलग, ठीक ना। अगर डी बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है, वास्तविक होता है लेकिन समान होता है, बराबर मूल होता है। अगर डी छोटा हो जाए 0 से, छोटा का मतलब माइनस में हो जाए, तो कोई मूल नहीं। जब डी का मान छोटा हो जाएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं। डी का मान छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं। तो सबसे पहले हम इसका डी निकालेंगे ना। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का होता है 4ac। ए के मान कितना, ए के मान बताइए, ए का मान कितना 4, बी के मान, बी के भी मान 4, सी के मान 1। तो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर है -4, ए का मान 4, सी का मान 1। चर चौके 16 16 कट गया, कितना मूल। जब डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है, समान, बराबर। वास्तविक और बराबर, ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक और बराबर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और ए नॉट इक्वल 0, मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो थोड़े ना द्विघात समीकरण होगा, ठीक। तो एक्स के मान क्या होगा, तो एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा में 2a। लेकिन डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये प्लस है ना, तो ये होगा बीच में, देखिए प्लस है ना, नहीं होगा। इसमें सी होता है, सी भी नहीं है, सॉरी सी कहाँ होता है, माइनस बी प्लस माइनस, हाँ 2a ही होता है, सी नहीं होता है। तो 2a इसमें भी है, 4ac पहले दे दिया है तो यो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। देखिए माइनस बी प्लस माइनस डी का मान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a, ठीक। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। तो मूल बराबर मतलब डी के मान 0, मूल बराबर माने डी के मान 0, ठीक ना। तो क्या होता है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर के इन्हें भेज देते हैं तो -4ac बचेगा, अब बराबर प्लस में बी स्क्वायर है तो माइनस में, माइनस माइनस कटा दिए। सी का मान पूछा है ना हमसे, किसका मान पूछा है सी का। तो सी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में 4a। बी स्क्वायर 4a गुणा में था तो क्या में कर दिए भागा में, तो बी स्क्वायर बटा में 4a, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि द्विघातीय समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 x होगा, गलती से लिखा गया है, ठीक है। ये जगह होगा x होगा, a के मान 4, b के मान 4 और c के मान 1। का बोला है मूलों का गुणनफल, गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा का होता है c बटे a, c के मान 1 का a का मान 4। आंसर कितना होगा 1/4। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन में है कि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर बोला है ना। एक विविक्तर माने डी, ए के मान 1, बी के मान -15, सी का मान 50। डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी का मान है कितना -15, बी का मान कितना है -15 -4, ए का मान 1 और सी का मान 50। 15 का स्क्वायर कितना होगा माइनस माइनस प्लस 225 और माइनस 50 चौके 200। तो डी बराबर 225 में से 200 घटेगा तो 25 आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 25। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान।
तो ए के मान हो जाएगा 2, बी के मान 3 और सी के मान -4 होगा ना यहाँ से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटे ए, माइनस बी का मान कितना है 3 और ए का मान 2, -3/2, -3/2 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है विवेचक क्या होगा। अगला क्वेश्चन के क्या बोला है, विवेचक क्या होगा। तो 3x² है, 3√3 का x² है प्लस 10x है और प्लस √3 है। ए के मान 3√3, बी बराबर 10, सी बराबर √3। का बोला है विवेचक ना, विवेचक का मतलब डी, डिस्क्रिमिनेशन, b² माइनस 4ac। बी का मान है कितना 10, 10 के स्क्वायर है -4, ए का मान 3√3 और सी का मान √3। 10 दहिया 100। यहाँ पर गुणा देखिए कैसे करना है, 4 तिहाई 12 होगा और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो खाली 3, 4 तिहाई 12 आई दोनों मिला के 3 हो जाएगा तो 12 तिहाई 36, घटा देंगे तो कितना 64। डी के मान कितना होगा, विवेचक के मान 64। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि इतना का मूल समान हो तो कौन सही होगा। तो मूल समान होता है तो डी का मान कितना होता है, डी के मान 0 और डी बराबर फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। समांतर श्रेणी में बोला है कि सारवंतर ज्ञात करें, ठीक ना। इतना का सारवंतर, तो सारवंतर पहला पद हो गया -10 और डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। दूसरा पद है कितना -6, पहला पद कितना है -10, तो घटाते हैं तो माइनस और कितना घटाएंगे -10 को, तो डी बराबर -6 और माइनस माइनस प्लस 10, डी बराबर 10 में से 6 घटेगा तो 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद ज्ञात करे। तो ए के मान कितना 14, ए के मान 14 और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा के, 9 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा -5। कैवा पद बोला है 12वां पद ना, तो जितना पद बोलेगा ना, जितना पद बोलेगा उसमें से एक कम करके लिखते हैं। 12वां पद के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस 11d। ए का मान बताइए तो कितना है 14 और प्लस 11 और डी का मान कितना आ गया है -5, तो 14 और प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55, 55 में से 14 घट जाएगा, एक बचेगा, 5 में से एक घटेगा तो 4 बचेगा, -41, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी बोला है कि 12वां पद ज्ञात करें। कैवा पद बोला है 12वां पद, तो बताइए तो ए के मान कितना 5 और डी कैसे निकालते हैं, दूसरका में से पहिलका के घटा के 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 3 और कैवा पद निकालना है 12वां पद। तो एपी का 12वां पद का होता है ए प्लस 11d ना, 12वां पद का होता है ए प्लस 11d, ए का मान 5 और प्लस 11 डी का मान 3, 5 11 33 33 और 5 38 आंसर, ठीक ना।